Class, a very very good evening to all of you. क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए, लॉज ऑफ मोशन के अंदर आज हम लोग टॉर्क के बारे में देखने जा रहे हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर आई थिंक हमने कोलिजन कंप्लीट कर लिया था, बराबर है. 2D कोलिजन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिससे मैंने आपको रिजॉल्व वगैरह करना सिखाया था. तो आई होप आपने वो रिजॉल्व वगैरह देखा होगा. और वो रिजॉल्विंग इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. बस आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आज हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में. टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स. या फिर इसको टॉर्क भी बोला जाता है. ऐसा नहीं है कि टॉर्क आप पहली बार वर्ड सुन रहे हैं, टॉर्क आपने इसके पहले भी सुना होगा. टॉर्क एक ऐसी चीज है जो रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते वक्त हम यूज करते हैं. मतलब टॉर्क एक ऐसी फोर्स है जिसको अगर आप लगाते हो तो वो चीज गोल गोल घूम सकती है. टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप जानते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. टॉर्क को लिखने का तरीका जरा चेक कर लीजिए, मैं किस तरह से लिख रहा हूं. इसको टाउ पढ़ते हैं, यू कॉल इट एज टाउ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है. ये जो दोनों वेक्टर्स के बीच में मैंने ऐसा क्रॉस साइन डाला है, यू नो दैट दिस क्रॉस साइन इज एक्चुअली अ क्रॉस प्रोडक्ट. सो जो टाउ का फॉर्मूला है दैट कैन बी रिटन एज आर एफ साइन थीटा, बिकॉज यू नो इट वेरी वेरी वेल कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हम साइन थीटा लिखते हैं. ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज द फोर्स. होता यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टॉर्क बहुत ही एक आसान चीज है और टॉर्क लगाना बहुत ही एक आसान चीज है. वैसे आसान चीज है अगर आपको उसके पीछे के लॉजिक्स पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे टॉर्क कैसे निकालते हैं. पर अगर आपको उसके पीछे के लॉजिक्स वगैरह नहीं पता है तो फिर बहुत बुरी बात हो सकती है. तो आज मैं टॉर्क को कैसे एक पर्टिकुलर जगह पे निकालते हैं, कैसे टॉर्क को एक जगह पे हम अप्लाई करते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा. बट उसके पहले मैं बात करूंगा, एक कंडीशन है जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन. टॉर्क के बारे में जस्ट थोड़ी देर में बात करना शुरू करूंगा. आज का लेक्चर पूरा का पूरा टॉर्क के ऊपर ही है. बस मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट या फिर ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो. हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस, अब सारी की सारी फोर्सेस मतलब सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस इज जीरो. मतलब जो एक्स एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं, अगर आप उनको ऐड करोगे तो उनका आंसर जीरो आना चाहिए. सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस इज जीरो, यानी कि जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस में अगर आपने उनको ऐड किया तो जीरो आना चाहिए. Submission of all the forces acting on z axis should be zero and submission of tau should be zero. अगर उस ऑब्जेक्ट पे सारी की सारी फोर्सेस का सबमिशन, सबमिशन मतलब एडिशन, अगर जीरो आता है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, यानी कि रेस्ट पे.
पहला पॉइंट लगाना, दूसरा पॉइंट लगाना या तीसरा पॉइंट लगाना डिफिकल्ट नहीं है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, ये लगाना डिफिकल्ट है। इसलिए हमें ये समझना है कि हम टॉर्क का फॉर्मूला एक्चुअली कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो बताओ उसमें ये क्या होगा, बताओ उसमें वो फोर्स कैसा लग रहा है, बताओ वो फोर्स कहां है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो वो पहले से ही क्वेश्चन में इस बात को डिक्लेयर कर देगा कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है तो आपको इन चारों चीजों को उस क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। जो 1 2 3 है उसको अप्लाई करने में कोई ऐसा टेंशन वाला काम नहीं है, बस फोर्थ वाला, सबमिशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, इसको लगाना जरा आपको सीखना। इन तीनों के बारे में भी मैं बात करूंगा आज। एक न्यूमेरिकल लेके शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हम टॉर्क कैसे लगा सकते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एंड आई एम टीचिंग यू हाउ टू अप्लाई क्या, टॉर्क फॉर्मूला। सपोज कीजिए कोई बंदा आपके पास कहता है कि यहां पे एक वुडन का प्लैंक रखा हुआ है इस तरह से, ये एक वुडन का प्लैंक है, ठीक है। इस वुडन के प्लैंक पे एक इस तरह की फोर्स लग रही है, यहां पे ये फोर्स है 10 न्यूटन की, और इसी वुडन प्लैंक पे यहां पे भी एक फोर्स लग रही है, वो है 20 न्यूटन की। जो पूरा का पूरा वुडन प्लैंक आप यहां पे देख रहे हैं, उस पूरे के पूरे वुडन प्लैंक की जो लंबाई है, ये पूरी की पूरी लंबाई है उसकी 10 मीटर की। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि बताइए इस पूरे के पूरे प्लैंक पे लगने वाले टॉर्क की वैल्यू कितनी है। आपको टॉर्क निकालना है, इस प्लैंक पे लगने वाले टॉर्क को निकालना है। एज आई सेड, टॉर्क मतलब कि आपका जो प्लैंक है वो रोटेशनल मोशन कर सकता है। क्या कर सकता है? रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो अगर किसी भी चीज के ऊपर आप फोर्सेस लगाते हो तो वो फोर्सेस लगाने की वजह से वो चीज रोटेशनल मोशन कर सकती है। जैसे कि आपके घर का दरवाजा, आप अपने घर के दरवाजे के हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो दरवाजा आपके फोर्स लगाने की वजह से घूमता है। तो वो क्या कर रहा है? वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। और वो जो फोर्स लग रही है, अगर आप उसी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने दरवाजे पे कितना टॉर्क लगाया। तो सिमिलरली इस वुडन प्लैंक के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने एक 10 न्यूटन का और एक 20 न्यूटन का हमने फोर्स इस वुडन प्लैंक के ऊपर लगाया। क्वेश्चन ये है कि बताओ इस वुडन प्लैंक के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी आप रोटेशनल मोशन करते हैं, जब भी कोई चीज रोटेशनल मोशन करती है तो वहां पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पक्का होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में आप समझते हैं? आपका फैन आपके सर के ऊपर गोल गोल घूम रहा है तो आपका फैन एक एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। अगर आप अपने घर का दरवाजा देखेंगे, ये आपके घर का दरवाजा है, बराबर। अगर ये दरवाजा इस तरह से अंदर की तरफ खुलता है तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के अबाउट आपका दरवाजा खुलता और बंद होता है, उस लाइन को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से जानते हैं। आपके घर में पंखा तो अभी सर के ऊपर घूम ही रहा होगा, जरा चेक कर लीजिए, उस पंखे के ऊपर एक रॉड होगी इस तरह से, यहां पे कैसे रॉड होगी पंखे की, इस पंखे की रॉड के अबाउट पंखा गोल गोल घूमता है। तो ये जो रॉड आप देख रहे हो ये पंखे की एओआर है। एओआर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब आप रोटेशनल मोशन जैसी चीजें पढ़ते हैं या जब आप टॉर्क जैसी चीजें निकालते हैं।
क्यों एक्सिस ऑफ रोटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहां पे नापने की कोशिश कर रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही नापा जाता है। यानी कि इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में आई होप आपको थोड़ा तो आइडिया आ रहा होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी जगह है जहां पे आपका बंदा घूमी घूमी करता है, या उसके अबाउट आपका बंदा घूमी घूमी करता है, उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो आप जानते हैं कि हमारा खुद का अर्थ गोल गोल घूमता है। तो अर्थ जब अपने ही खुद के एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, ये उसका खुद का एक्सिस है, इस पे जब अर्थ गोल गोल घूमता है तो दिन और रात होती है, राइट? हो सकता है यहां कहीं पे सन है, तो अभी अर्थ जब घूमेगा तो लेट मी शेड दिस पोर्शन। समझो ये ब्लू पार्ट में अपन रहते हैं, इंडिया इस ब्लू पार्ट में आता है, ठीक है? और यूएसए या अमेरिका इस येलो पार्ट में आता है। तो अर्थ अपने इस एक्सिस पे, ये वो लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास होती है, एक इमेजिनरी लाइन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कभी कभी आपको एक्सिस रोटेशन दिखाई दे। दरवाजे के केस में आपके दरवाजे का जो क्लिप है, जहां पे आपका दरवाजा जुड़ा हुआ है, वो आपका एक्सिस रोटेशन माना जा सकता है। तो ये आपका एक्सिस रोटेशन है। तो अर्थ इस पे जब घूमता है तो अभी शाम होने का समय आ रहा है, क्योंकि ये ब्लू पार्ट घूम के अभी येलो पार्ट की तरफ जा रहा है, और येलो पार्ट घूम के ब्लू पार्ट की तरफ आ रहा है, और सूरज की किरणें यहां से लगातार आती जाती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं एक्सिस रोटेशन। एक और एग्जांपल, आपने मॉल्स के अंदर आपने इस तरह के दरवाजे जरूर देखे होंगे। सेंटर ओरिएंटेड दरवाजे होते हैं मॉल्स में। सेंटर ओरिएंटेड मतलब वो दरवाजा सेंटर से घूम के ओपन हो सकता है, इस तरह से। सो कोई भी व्यक्ति अगर यहां से एंट्री मारता है तो कोई दूसरा व्यक्ति यहां से बाहर निकल सकता है, और ये दरवाजा पूरा का पूरा ऐसे गोल घूमता है। देखा किसी ने? इतना तो देखा होगा। हैव यू सीन सच टाइप ऑफ डोर्स? देखा तो होगा यार। क्लोजअप का ऐड देखा है? क्लोजअप का ऐड देखा है? क्लोजअप का वो एक ऐड है ना, पास आओ पास आओ। देखा है क्या? हैव यू सीन दैट ऐड? टूथपेस्ट क्लोजअप का एक ऐड। ये ग्रीन लाइन दिख रही है तुम लोग को? ये ग्रीन लाइन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कभी भी कोई चीज घूमी घूमी करती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ध्यान दें। आप इस बात पे ध्यान दें कि वो किसके अबाउट घूमी घूमी कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितने लोगों को एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है इसका एक आइडिया आ रहा है दिमाग में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? राइट? आप घर में मिक्सी में कुछ पीसते हैं, क्या मिक्सी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है? बिल्कुल है। मिक्सी का खुद का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जहां ब्लेड लगाते हैं ना, सेंटर में पॉइंट होगा, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। घर में पंखे लगे हैं, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपके गाड़ी के टायर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हर एक चीज जो घूमी घूमी करती है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सवाल ये उठता है कि हम इतना एक्सिस ऑफ रोटेशन के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं? जैसे कि मैंने आपके सामने वर्णन किया कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहां पुट करने की कोशिश कर रहे हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो आर होता है, ये मेजर किया जाता है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। इतनी बात हरदम याद रखिए। जहां पे फोर्स लग रही है वो पॉइंट, और जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है वो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में आप आर को मेजर करते हैं। टॉर्क निकालते समय सबसे ज्यादा दिमाग का दही आर निकालने में ही होने वाला है, इसलिए तैयार रहिए। ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने पेश करूंगा।
सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अभी तक से मैंने दोनों डायग्राम्स में एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक लाइन से ड्रॉ किया है, पर जब मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूंगा तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक डॉट से डिनोट करूंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ टू अप्लाई टॉर्क का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में हमें टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाई नहीं दे रहा होगा, और मोस्ट ऑफ द टॉर्क के क्वेश्चन में आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होगा ही नहीं। इस केस में ये आपकी मर्जी है कि आप इस डायग्राम में कहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को मानना चाहते हैं। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस डायग्राम के सेंटर पॉइंट को, ये पॉइंट को मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए पॉइंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। तो आपको जो पॉइंट सी नजर आ रहा है, मैं उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं। आप इस लकड़ी के ऊपर किसी भी पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। मैं जानता हूं सुनने में अजीब लग रहा होगा, समझने में भी अजीब लग रहा होगा, पर कृपया 6:30 तक मेरे साथ में रहें। 6:30 तक अच्छी वाली फीलिंग आ जाएगी। पहला चीज, क्वेश्चन में टॉर्क कैसे लगाते हैं हम वो सीख रहे हैं। दूसरी चीज, टॉर्क यानी कि रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए एओआर का होना जरूरी है। पर हमारे क्वेश्चन वाले भाई साहब ने तो हमें बताया नहीं कि एओआर कहां है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको पता भी नहीं होगा एओआर कहां है। तो ये आपकी फ्रीडम है कि आप एओआर कहीं भी ले सकते हैं। अब ये फ्रीडम को थोड़ी देर में मैं एक्सप्लोर करूंगा, अलग अलग क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको इस फ्रीडम का अच्छा एहसास होगा कि आप कहां कहां एओआर कैसे कैसे ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि मैंने सेंटर पॉइंट को एओआर मान लिया। अब हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। आई होप आप जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। भूलिए मत, यहां पे आपके पास दो फोर्सेस हैं, यानी कि टॉर्क में दोनों फोर्सेस का रोल आएगा। दूसरी बात बिल्कुल ना भूलें, जो आर है वो तुम्हारे नाक में दम करने वाला है। आर की खासियत क्या क्या है, बार बार अपने आप को जपो, बार बार अपने आप को बोलो कि आर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। खुद को बोलो, आर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एओआर और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री बनाता हो। अब तुम्हें समझ में आएगा थोड़ी देर में कि मैं इतनी बार बार ये चीजें क्यों बोल रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे टॉर्क लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपको फोर्स दिखाई दे रहा है। टॉर्क में किसी भी फोर्स के साथ आपको प्लस या माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को ऐड करते हो एल्जेब्रिकली तो उसमें एक साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। जैसे आपने कभी बचपन में ऑप्टिक्स में रे डायग्राम पढ़ा होगा, तो रे डायग्राम में साइन कन्वेंशन फॉलो करते कि नहीं करते, है कि नहीं? तो वैसे ही टॉर्क लगाते समय फोर्सेस के साथ भी साइन कन्वेंशन फॉलो करना जरूरी है। अब ये साइन कन्वेंशन हम कैसे फॉलो करेंगे, जरा उस पर ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है सर सिंपल है, ये 10 न्यूटन ऊपर जाओ छू, ये 20 न्यूटन नीचे आओ छू, तो दिस 10 न्यूटन इज पॉजिटिव, दिस 20 न्यूटन इज नेगेटिव। सर काम खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए आप टॉर्क पढ़ रहे हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन लगाना सीखिए। मैं जरा इस डायग्राम को वापस एक बार नीचे बना देता हूं, बिकॉज वहां पे हमने अर्थ वर्थ ने हमारी जगह ले ली है। यहां पे कहीं पे 10 न्यूटन होगा, यहां पे कहीं पे 20 न्यूटन है, और हमारे पूरे के पूरे जो ये है ये 10 मीटर का है। सेंटर पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। याद रखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, अनार जलाओ। डू यू अंडरस्टैंड अनार?
दिवाली वाला अनार पता है तुम लोग को? ऐसा अनार, अनार, पाउस, 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 देखा है, देखा है? हाँ ये देखो, सुनना, ध्यान से सुनना, सुनने में तुम्हें विचित्र लगेगा, तुमको आगे का 15 मिनट विचित्र लगेगा कि सर क्या कर रहे हो। कुछ टेंशन नहीं लेना, खाली सुनने का मजा आएगा बस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ये एरो मार्क दिख रहा है फोर्स का, अगर मैं ऐसे अनार जलाता तो ये अनार ऐसे जाता और ऐसे जाता, जला, अनार जला। फोर्स का एरो मार्क पकड़ के अनार जलाने का, ये फोर्स का एरो मार्क पकड़ के अनार जलाने का, सिर्फ 2 अनार जलाने का। अनार में 2 ही लोग होने चाहिए। एक बंदे का नाम होता है ACW और एक बंदे का नाम होता है CW। ACW माने एंटी क्लॉकवाइज, CW माने क्लॉकवाइज। ये वाला बंदा क्लॉकवाइज, ये वाला बंदा एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता कि कौन सा क्लॉक है कौन सा एंटी क्लॉक है, तो कुछ दिन तक हाथों में घड़ी पहनना शुरू कर दो। आपकी घड़ी को यहां रखो, जिस तरफ काटा टक 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 कर रहा है वो क्लॉकवाइज है, उसकी उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। काटा टक 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 कर रहा है, काटा ऐसे नीचे की तरफ टक 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 करेगा, क्लॉकवाइज। ये उल्टा काटे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज। तो अनार जलाना है और अनार में सिर्फ ACW और CW 2 अनार जलाने हैं। अनार जलाने का टेक्निक देख लीजिए। अभी आपने सिर्फ फोर्सेस ऊपर और नीचे देखे हैं, अगले क्वेश्चन में फोर्सेस ऐसा भी लेके आऊंगा, ऐसा भी लेके आऊंगा, वैसा भी लेके आऊंगा, बहुत सारे धमाल करने वाला हूं। पर फिलहाल पहला क्वेश्चन है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सिर्फ 2 छोटे फोर्सेस लिए, एक ऊपर एक नीचे। अनार जला के हो गया। दूसरा पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना, वो डायरेक्शन सेलेक्ट करो जो सबसे पहले AOR तक पहुंचेगा। लिसन वेरी वेरी केयरफुल। तुमने 10 न्यूटन के फोर्स के अनार को जलाया, अनार जलाने के बाद तुमने एक ACW का अनार जलाया, तुमने एक CW का अनार जलाया। इन दोनों में से तुम वो अनार सेलेक्ट करोगे जो अनार तुम्हारे सेंटर पॉइंट तक यानी कि AOR तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो तुम मुझे बता सकते हो क्या, ये 2 अनार में से ACW पहले पहुंचेगा कि CW पहले पहुंचेगा? कॉमन सेंस ला के बताओ, यहां तक पहले कौन पहुंचेगा? कम ऑन एवरीबॉडी, देख के पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है उसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगने वाला है। तुम देख के बता सकते हो कि कौन सा एरो मार्क पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ पहुंचेगा। कौन सा पहुंचेगा? CW पहुंचेगा। इसके ऊपर टिक मार्क करने का, यहां पे क्रॉस मार्क करने का, ठीक है। अब दूसरा अनार जब तुमने जलाया तो जरा इसको देख के बताओ कौन पहले पहुंचेगा AOR तक। 20 न्यूटन के लिए कौन पहुंचेगा जल्दी जल्दी, कौन कौन सा एरो सी यहां तक पहुंचेगा? हाँ, तो इसके ऊपर टिक मार्क करो, इधर क्रॉस मार्क करो। इनिशियल स्टेज में मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं तुम्हें वैसा वैसा करना पड़ेगा। एक बार तुम्हें ये स्टेप समझ में आ गए बेटा, तुमको टॉर्क लगाने में कोई नहीं रोक सकता, वरना भूल जाना तुम कभी जिंदगी में टॉर्क लगा पाओगे, ठीक है। अब वो डायरेक्शन सेलेक्ट करो जो सबसे पहले AOR तक पहुंचेगा। CW नेगेटिव, ACW पॉजिटिव। तो समझो, आपको पता चल गया कि 10 न्यूटन की फोर्स के साथ CW का डायरेक्शन जा रहा है और 20 न्यूटन की फोर्स के साथ भी CW डायरेक्शन जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस के साथ नेगेटिव साइन लगेगा। अगर समझो ऐसा होता कि एक फोर्स के साथ ACW डायरेक्शन जा रहा होता तो वो पॉजिटिव में आता, वो आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि दोनों फोर्सेस के साथ CW डायरेक्शन जा रहा है, तो टॉर्क कैसे लगाओगे? टॉर्क कैसे लगाओगे? टाउ इज इक्वल टू, पहले फोर्स लिखो -10 इंटू फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, जो कि बैठ रहा है 5 मीटर।
क्योंकि फोर्स यहां लगी, पूरी रॉड 10 मीटर की है तो आधी डिस्टेंस 5 मीटर की होगी, 5। ये एक कंप्लीट हो गया। अगले वाले फोर्स के साथ भी -20, और फोर्स और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर, तो ये हो गया ×5। बस इसको सॉल्व करने का और टॉर्क का आंसर पता करने का, काम खत्म। कितना सिंपल था। आया समझ में? आया कुछ? कुछ समझ में आया? इजी है ना? इजी है ना? बराबर? रेडी? शुरू करें। सबको समझा ना कौन सा साइन लेने का? सबको समझा? हरदम हरदम एक बात याद रखना, क्लॉकवाइज हरदम पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हरदम नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज हरदम पॉजिटिव लेना। ये फिक्स है, फिक्स। आपके और मेरे बीच में डील हो गई है कि जो फोर्स क्लॉकवाइज रहेगा उसके साथ में पॉजिटिव लगाऊंगा, जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसके साथ में, जो फोर्स क्लॉकवाइज रहेगा उसके साथ में नेगेटिव लगाऊंगा, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसके साथ में पॉजिटिव लगाऊंगा। ठीक है, ये डील अपनी फिक्स है। इस डील को ना तुम तोड़ोगे ना मैं तोड़ूंगा। बस तुम्हें एक चीज पता लगानी है कि फोर्स कौन सा डायरेक्शन अप्लाई करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो जादू ये है कि पहले अनार जलाओ, अनार जलाने के बाद जोन सा डायरेक्शन सबसे पहले एओआर तक पहुंचेगा वो सेलेक्ट करो, दूसरे को क्रॉस करो। अब अगर ये फोर्स के लिए क्लॉकवाइज पहले पहुंच रहा है इसलिए माइनस, और ये फोर्स के लिए भी क्लॉकवाइज पहले पहुंच रहा है इसलिए माइनस, काम खत्म हो गया। कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ू? हो जाए, एक और एग्जांपल हो जाए। रेडी फॉर नेक्स्ट? हाँ, तुम जाल में कहां फंसोगे मैं वो बताता हूं। तुम जाल में कहां फंसोगे मैं बताता हूं। आर निकालने में फंसोगे, साइन में भी फंस सकते हो जब तक इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस होगी तो साइन में भी नहीं फंसोगे। ऑब्वियसली सौरभ कॉमन सेंस वाले सवाल पूछता है यार। अगर फोर्स ऊपर जा रहा है तो अनार नीचे चलाएगा क्या? अनार का टिप जलाएगा ना तू। एरो मार्क मतलब अनार का टिप है ना भाई, बराबर ना? जो फोर्स का एरो मार्क है उधर अनार जला। I am taking you to the next example. All of you, hold your seats tightly. Don't get overconfident. अगले एग्जाम्पल के तैयार रहो, ठीक है? अगले एग्जाम्पल में हमारे पास है एक ट्रायंगल। क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल, ठीक है? यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 1 न्यूटन अच्छा नहीं लग रहा, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है? इस टिप पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कुछ और? एक फोर्स ऐसे लग रहा है 4 न्यूटन का, ठीक है? ये जो साइड आपको दिख रही है ये 2 मीटर की है, ये जो साइड आपको दिख रही है ये 2 मीटर की है, ये जो साइड आपको दिख रही है ये 4 मीटर की है। किसी ने हमसे ये कहा कि बताओ टॉर्क कितना लग रहा है पूरे इसके ऊपर, ठीक है? उसने हमें ये कहा नहीं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बस उसने हमसे ये कहा कि टॉर्क कितना लग रहा है बताओ। अगर हमें वो बोलता कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो हम टॉर्क निकालते और उसको इक्वल टू 0 कर देते, पर उसने ऐसा बोला नहीं, तो हम सिर्फ टॉर्क निकाले। अगर बोलता इक्विलिब्रियम पे है तो इक्वेट टू 0 करना है, ठीक है? वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम टॉर्क लगाना सीख रहे हैं। तैयार? ओके, सामने वाली पार्टी से हम पूछेंगे कि वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता एक्सिस रोटेशन का, तुम्हारी मर्जी जहां लेना है ले लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर तुम ऐसी मर्जी हमें दे रहे हो तो इस मर्जी का हम जरूर फायदा उठाएंगे। एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, मतलब पॉइंट मतलब ये 3 कोने हैं आपके ट्रायंगल के, ए बी एंड सी। आप ए बी सी में से कहीं पे भी आप एक्सिस रोटेशन मान सकते हो। अगर आपको ए बी सी में से कहीं एक्सिस रोटेशन नहीं मानना है, आप सेंटर पे पॉइंट ले लो, वहां मान लो, आप इधर मान लो, आप इधर मान लो, जिधर मानना है उधर मान लो। पर इतना स्टार्टिंग में हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तो आप एक काम करो, अपन एक काम करते हैं, अपन बी पॉइंट को एक्सिस रोटेशन मान लेते हैं, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, बी को अपन एओआर मानेंगे, मतलब अपन ऐसा लिखेंगे नहीं। अपन कैसे लिखेंगे? टाउ एट बी। जो नाम तुमने नीचे लिखा मतलब तुम उसके रिस्पेक्ट में टॉर्क लगा रहे हो। बढ़िया, ठीक है?
अब सबसे पहला ज्ञान जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, इस ज्ञान को जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम बी पॉइंट पे टॉर्क लगाने की कोशिश करोगे और अगर तुमने बी पॉइंट को ही एओआर मान लिया है, तो जो फोर्सेस बी पॉइंट से पास होगी उसका आर इक्वल टू 0 होगा। अब ये सुनने में तो अजीब लगेगा ही, पर अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मजा आ जाएगा तुमको। सबसे पहले खुद की याददाश्त को जरा ताजा करो और मुझे बताओ कि आर किसके और किसके बीच में होता है। आर एओआर वाले पॉइंट और फोर्स के बीच में होता है, ये सबको पता है ना। एओआर वाला पॉइंट और फोर्स के बीच में तुम्हारा आर होता है। अच्छा चलो, अब अगर तुम्हें ये बार बार पता है तो जरा मुझे ये 2 न्यूटन वाली फोर्स का आर बताना। सूरज कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल ये था कि इस 2 न्यूटन के फोर्स का आर बताना जरा। सब लोग दिमाग लगाओ, 2 न्यूटन वाले फोर्स का आर बताओ। बता सकते हो? कैन यू टेल मी 2 न्यूटन वाले फोर्स का आर? क्यों नहीं बता सकते? व्हाई कांट यू टेल मी? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो 2 न्यूटन का फोर्स बी वाले पॉइंट से पास हो रहा है और बी वाला पॉइंट ही एओआर है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। क्या लगता है तुम लोग को? पॉइंट वैलिड था? दिमाग चला कि नहीं चला? कितने लोगों का इस बात पे दिमाग चला? कम ऑन, कितने लोगों का इस बात पे दिमाग चला? फटाफट 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 सोच के देखो। खुद को पहले बताओ ये बात। खुद को पहले ये बात बताओ कि तुम आर कैसे नापते हो। आर तुम कैसे नापते हो? आर किसके किसके बीच में होता है? ए ओ आर वाला पॉइंट एंड फोर्स। ठीक है, इन्हीं के बीच में आर होता है ना बेटा। कहां है तुम्हारा एओ आर? कहां है? वेयर इज योर एओ आर? बी पॉइंट। सबको दिख रहा है बी पॉइंट? ये 2 न्यूटन कहां से पास हो रहा है? बी पॉइंट से पास हो रहा है ना, है ना? अभी आप बिस्तर पे बैठे हो ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर बिस्तर एंड यू? अभी आप चेयर पे बैठे हो ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर चेयर? आप जमीन पे बैठे हो ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर जमीन? अरे अगर तुम उसी जगह पे बैठे हो तो डिस्टेंस 0 होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? कॉमन सेंस बताओ मुझे। एओ आर बी है और तुम्हारा फोर्स भी बी पे लग रहा है, तो डिस्टेंस 0 है या नहीं है? मैंने कहा था, मैंने कहा था दिमाग लेके उतरना मैदान में, दिमाग छोड़ के आओगे बेटा तो बहुत पछताओगे। इसलिए समझ में आ गया सबको? एवरीबॉडी इज एग्रीइंग दैट दे हैव रियली अंडरस्टूड दिस थिंग। दे हैव रियली अंडरस्टूड दिस थिंग। एवरीबॉडी हैज एग्रीइंग दिस पॉइंट। पक्का? इसका मतलब आप इस 2 न्यूटन की फोर्स को यहां से बाय बाय बोल सकते हो। इस 2 न्यूटन की फोर्स का यहां पे कोई काम नहीं, क्योंकि वो ट्यून उसका आर ही 0 हो रहा है। तो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 इंटू 0, खत्म हो गई कहानी। बराबर? अब एक और धक्के के लिए तैयार रहिए। क्या आप एक बात जानते हैं? इस 4 न्यूटन के लिए भी आर 0 होगा। इस 2 न्यूटन के लिए तो आर 0 था ही, इस 4 न्यूटन के लिए भी आपका आर 0 होगा। मैं जानता हूं पहले ही मुश्किल से 2 न्यूटन की कहानी आपके गले के नीचे उतरी है,
4 न्यूटन की कहानी जैसे ही मैंने आपको कही कि 4 न्यूटन के लिए R 0 होगा, तो तुम मुझे सबसे पहला सवाल बोलोगे, सर क्या बोल रहे हो, तुमने तो अभी बोला था 2 न्यूटन B पॉइंट पे है, ये थोड़ी B पॉइंट पे है, ये तो B पॉइंट से काफी दूरी पे है, बराबर है कि नहीं? कैसे 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 R 0 हो सकता है? हाउ मेनी पीपल कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द R फॉर 4 न्यूटन इन योर ब्रेन्स? इस 4 न्यूटन के लिए तुम R क्या लिखोगे, मुझे बताओ, कम ऑन। 4 न्यूटन के लिए तुम R क्या लिखोगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऑनेस्टली आंसर दो, तुम्हारे दिमाग में जवाब क्या है? तो जीरो छोड़ दो, मैं जीरो बोल रहा हूं इसलिए जीरो मत बोलो, मैं जीरो बोल रहा हूं इसलिए जीरो मत बोलो। तुम्हारा दिल और दिमाग तुमसे क्या कहता है? तुम्हारा दिल और दिमाग पता है तुमसे क्या कहता है? तुम्हारा दिल और दिमाग तुमसे कहता है, सर क्या बकवास कर रहे हो, इस बी पॉइंट और इस 4 न्यूटन के बीच में 4 मीटर है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे बाबा, तुम्हें समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आर जो पॉइंट है, आर जो डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अगर तुम इस फोर्स को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो तुम्हारी नजर इस पॉइंट पे रखो कि मैंने लिखा था जो फोर्सेस बी पॉइंट से पास होंगी, पास होने का मतलब समझता है? पास होने का मतलब समझता है? आर या पार होना। अगर तुम ध्यान से गौर फरमाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 4 न्यूटन का फोर्स बी पॉइंट से निकल रहा है, देख लो, उसको एक्सटेंड करके देखो, 4 न्यूटन के फोर्स को बी पॉइंट से जरा एक्सटेंड करके देखो, वो फोर्स ऐसे निकल जाएगा। और दूसरी बात, तुम्हें यह बात समझना ज्यादा जरूरी था कि आर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तुम्हारा मन करे वो डिस्टेंस नहीं ले सकते तुम आर। आर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री बनाता हो। तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट समझाने के लिए मैं 4 न्यूटन पे फिलहाल फोकस नहीं करता हूं, मैं 3 न्यूटन पे फोकस करता हूं। तुम्हें बताऊं 3 न्यूटन का फोकस कैसे करना है? सबका ध्यान यहां पे लगाओ, एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कहानी दिल में उतार लो, मजा आ जाएगा। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। 3 न्यूटन का फोर्स तुम्हें ऐसे ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, आ रहा है। ऐसे फोर्स को वर्टिकल फोर्स बोलते हैं। कैसा फोर्स बोलते हैं क्लास? कैसा फोर्स है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब समझ में आता है ना सबको? एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। 3 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल फोर्स है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तुम जानते हो क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तुम जानते हो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आंखें खोलो और देखो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, यानी कि 4 मीटर। कैसे? फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, आंखें खोल के देखो, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। खोलो, आंखें खोलो और देखो, एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस जो तुम्हारे फोर्स और एओआर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तब से तुम क्या गाना गा रहे थे? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एओआर वाला पॉइंट एंड फोर्स। कोई भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस, नो, इट शुड बी ओनली अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अ डिस्टेंस विच मेक्स 90 डिग्री। क्या वो ग्रीन कलर की लाइन तुम्हारे फोर्स और तुम्हारे पॉइंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है? बनाती है। इसलिए 4 मीटर इस 3 न्यूटन के लिए लिया तो बिल्कुल सही किया। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं, 4 न्यूटन को देखो और मुझे एक बात बताओ, 4 न्यूटन कैसी फोर्स है? 4 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल समझता? अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? अच्छा, अगर कोई वर्टिकल फोर्स थी तो उसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल था, तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उसका डिस्टेंस कैसे होना चाहिए? वर्टिकल। सोचो सोचो सोचो, फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल।
फोर्स हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस शुड बी वर्टिकल। क्या कहते हो? बात में दम है? 4 न्यूटन का इस पॉइंट के अलोंग तुम कोई वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? नहीं फाइंड कर सकते। चेक करके देख लो। और अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो इतनी बात खुद को समझा लो कि अगर वो फोर्स मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट से आर पार हो जाएगा, पास हो जाएगा, इसका मतलब मैं वो फोर्स कंसीडर नहीं करूंगा, अगर ज्यादा दिमाग नहीं चलता। आया? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा। टेंशन मतलब बहुत बाकी है अभी। अभी तो शुरू है। मैंने तुम्हें कहा था आर आर तुम्हारे दिमाग का दही कर देगा। जितने जल्दी तुम खुद को यह समझा सको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है, उतना बेहतर तुम्हारा जिंदगी चालू हो जाएगा। चलो 4 न्यूटन का छोड़ो, एक काम करते हैं 5 न्यूटन पे फोकस करते हैं। तैयार सब लोग? रेडी? वंस मोर, चलो एक और चांस दिया तुम लोग को, ठीक है? सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, एकदम कड़क वाला ध्यान देना है यहाँ पे। 5 न्यूटन वाले फोर्स को पकड़ो, उसको घूरो और मुझे बताओ 5 न्यूटन वाले फोर्स का और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर, आर कितना है? आर बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। 5 न्यूटन वाले फोर्स का और बी पॉइंट के बीच में आर कितना है? आर, आई एम आस्किंग यू, आर कितना है? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। व्हाट इज द आर बिटवीन 5 न्यूटन वाली फोर्स एंड बी पॉइंट? रिप्लाई करो, गलत हो सही हो उसका टेंशन मत लो, खाली रिप्लाई करो। हाउ मेनी पीपल थिंक द आर इज 2 meters? हाउ मेनी पीपल थिंक दैट द आर इज 2 meters? Most of people think r is 2 meters. यही तो तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारी गलती है बेटा, यही तो तुम्हारी गलती है बेटा। 2 meters परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। क्या ये डिस्टेंस इस फोर्स और इस पॉइंट के बीच में 90 डिग्री बनाता है? नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं बनाता। r is not 2 meters। तरीका ध्यान से सुनो, आपकी पेंसिल लो, टेक योर पेंसिल इन योर हैंड, टेक योर स्केल इन योर हैंड। 5 न्यूटन वाली फोर्स से नीचे की तरफ एक एरो बनाओ, पूरा आर पार एक एरो बनाओ। बना दिया एरो, ठीक है? अब इस एरो और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस and you're lucky that that perpendicular distance comes out to be 2 meter only, but that is not this 2 meter what you were thinking. This is the 2 meter, क्योंकि टोटल 4 मीटर का ट्रायंगल है। अगर बेस और ये लाइन एग्जैक्टली सेंटर से पास होगी तो 4 मीटर का आधा 2 मीटर होगा कि नहीं होगा? सूरज 4 मीटर का आधा 2 मीटर होता है, 0.5 नहीं होता। 4 मीटर का आधा 2 मीटर होता है कि नहीं होता है? फिर 0.5 कहां से आएगा बेटा? इस पॉइंट का नाम तुम डी ले लो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BD। अब तुम्हें पता है तुम्हें सबसे बड़ा धक्का क्या लगेगा? सर फोर्स यहां लग रही है, पॉइंट यहां है, ये डिस्टेंस तो फोर्स को टच भी नहीं करता। तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या बोलेगा पता है? सर 2 मीटर जो BD डिस्टेंस तुम जो बोल रहे हो, जिसको तुम हमें आर लेने के लिए बोल रहे हो, वो डिस्टेंस तो फोर्स और बी के बीच में टच भी नहीं करता। किसने बोला तुम्हें टच करना है? किसी ने बोला टच करना है? इज देयर अ रिक्वायरमेंट कि डिस्टेंस और फोर्स और टच होना चाहिए? टच होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर होने की। वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए ये 2 मीटर विल बी कंसिडर्ड एज अ परपेंडिकुलर। और मेरा डायलॉग तुम याद नहीं रख रहे। अगर तुम मेरा डायलॉग याद रखोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी सीखोगे। कैसा? अगर तुम्हारा जो फोर्स है, अगर तुम्हारा फोर्स वर्टिकल है, कैसा है तुम्हारा फोर्स? वर्टिकल, तो उसका आर हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में ही तो 90 डिग्री बनता है। और अगर तुम्हारा फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो तुम्हारा आर वर्टिकल होगा। इतनी बात जरा दिमाग में रख लोगे तो थोड़ा फायदा मिलेगा। दिखाऊं कैसे? गेस करके बताओ मुझे,
5 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? 5 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल है, देख लो। वाई एक्सिस में जो फोर्स होता है वर्टिकल है, इसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तुम लोग इस 2 मीटर को डिस्टेंस बोल रहे थे ना, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल माने एक्स एक्सिस, वर्टिकल, वर्टिकल माने वाई एक्सिस। इतना दिमाग में आता है? अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स वर्टिकल है तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस में होना चाहिए। 2 मीटर एक्स एक्सिस में है, ये 2 मीटर एक्स एक्सिस में है, ए बी एक्स एक्सिस में बेटा नहीं। क्या ए बी 90 डिग्री बनाता है? नहीं। अब जो मैंने बी डी सेलेक्ट किया है वो तो हॉरिजॉन्टल भी है और देखो वो 90 डिग्री भी बनाता है। देना मन कर रहा है, सर पटकने का मन कर रहा है। अभी ना एक कमेंट आया था, पता नहीं किसका आया था कमेंट, सर मैं तो सोच रहा था टॉर्क बहुत इजी है, टॉर्क बहुत ही टफ है, टॉर्क तो बहुत इजी है। अभी ये वाला न्यूमेरिकल के बाद उसका कमेंट आया था तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैं उसकी खुशी में भंग नहीं डालना चाहता था। अब देखो जरा, अब देखो जरा, देखो देखो देखो, अभी एक बार तुमने आर पता किया ना, आर पता करने के बाद अब अनार जलाना है, अनार जलाने के बाद काम शुरू करना है। जलाओ अनार, जलाओ जलाओ अनार। ये देखो, यही एरो पकड़ के अनार जला लो और इधर यही एरो पकड़ के अनार जला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जला लिया अनार। इसको ACW बोलते हैं, इसको CW बोलते हैं, इसको ACW बोलते हैं, इसको CW बोलते हैं। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, आपको मुझे बताना है कि हम लोग 5 न्यूटन वाली फोर्स के लिए कौन सा डायरेक्शन चूज कर रहे हैं और हम 3 न्यूटन वाली फोर्स के लिए कौन सा डायरेक्शन चूज कर रहे हैं। जल्दी फटाफट। 5 न्यूटन के लिए क्या चूज करूं, CW कि ACW? 5 न्यूटन के लिए क्या चूज करूं, CW या ACW? कैसे चूज करते हैं डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं बेटा? बहुत लोग 5 न्यूटन के लिए ACW बोल रहे हैं। तुम्हें पता है डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं? डू यू नो हाउ यू चूज द डायरेक्शन? कौन सा डायरेक्शन चूज करना है? कौन सा डायरेक्शन चूज करना है जो B पॉइंट तक जल्दी पहुंचेगा? CW जल्दी पहुंचेगा कि ACW जल्दी पहुंचेगा? बे आंखें हैं कि बटन है तुम्हारे? चल के देखो ना जरा, तुम्हें कोई बोलेगा CW का रास्ता लेना है B पॉइंट तक और तुम्हें कोई बोलेगा ACW का रास्ता लेना है B पॉइंट तक, तो ACW से जल्दी पहुंचोगे तुम? कैंसल। 3 न्यूटन वाली फोर्स के लिए, 3 न्यूटन वाली फोर्स के लिए ACW से जाना चाहोगे, CW से जाना चाहोगे? जल्दी किससे पहुंचोगे? ACW से, CW से? ACW से। CW से देरी हो जाएगी। टॉर्क का इक्वेशन लिखने के लिए तैयार? CW यानी कि -5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BD। फॉर 3 न्यूटन ACW को चूज किया गया है, प्लस 3 न्यूटन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC। पुट करो, आंसर प्राप्त करो। आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आंसर क्या है मुझे उसमें लेना देना नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो तुम करो, मुझे खाली इस बात से पता है कि तुम्हें टॉर्क लगाना आना चाहिए, जो आधी दुनिया को नहीं आता है। तैयार? खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन और 1-2 करेंगे, पर तुम लोग रेडी है तो फिर करेंगे। उतरना है मैदान में। वरदान पूछ रहा है 5 न्यूटन को नेगेटिव क्यों लिया? अबे गधे। वरदान पहले मेरे को ये बता, कौन सा डायरेक्शन चूज किया? CW चूज किया कि ACW चूज किया? जल्दी बता। तो फिर CW प्लस होता है माइनस होता है? तेरे मेरे बीच में डील क्या हुई थी? तेरे मेरे बीच में डील क्या हुई थी? व्हाट वाज द डील बिटवीन अस? CW को क्या बात करता है वरदान, धोखा दे रहा। तू बोलता है CW पॉजिटिव, क्या लिखा है यहाँ पे? CW नेगेटिव एंड ACW पॉजिटिव। बरोबर वरदान? ए बाकी लोग तैयार क्या? तैयार क्या? और एक एग्जाम्पल के लिए तैयार है क्या सब लोग? एग्जाम्पल के लिए तैयार है क्या? वन मोर एग्जाम्पल, टेंशन मत लो।
डोंट टेक टेंशन, ऐसे ही सीखता है इंसान, और जो नहीं सीखता वो फेल हो जाता। हम्म मैं जानबूझ के सारे फोर्सेस का वैल्यू अलग अलग ले रहा हूं, ताकि हमें कोई दो फोर्सेस में कंफ्यूजन ना हो। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा और नामकरण कर लेते हैं। ए बी सी। ए बी 10 मीटर, बी सी 10 मीटर। किसी भले व्यक्ति ने कहा टॉर्क बताओ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपन एओआर को कहीं भी ले सकते हैं, जहां मर्जी वहां एओआर ले सकते हैं। तो इस बार कोने कोने में लेने से अच्छा सेंटर में एओआर लेते हैं। बी पॉइंट पे एओआर ले लूं, ले लूं? सेम आएगा अमन, एओआर कहीं पे भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां ले लूं एओआर, बी पॉइंट को एओआर मान लूं। क्या तुम तैयार हो टाओ एट बी लगाने के लिए? टाओ, शक्ति के ऊपर का आओ नहीं, टाओ एट बी। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, किन फोर्सेस को बाय बाय बोलूं? कौन सी फोर्सेस को बाय बाय बोलूं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कौन सी फोर्सेस को बाय बाय बोलूं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तुम्हारे पास है वक्त, है सोचने का वक्त है। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। बस इतना सोचो, उस फोर्स को आगे तक एक्सटेंड करो और देखो कि वो बी पॉइंट से पास हो रही है तो बाय बाय बोल दो। मेरे हिसाब से 2 न्यूटन को बाय बाय बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से 5 न्यूटन को बाय बाय बोलना चाहिए, और मेरे हिसाब से 6 न्यूटन को भी बाय बाय बोलना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? मजा नहीं लाइफ? ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट कि इन 3 फोर्सेस को बाय बाय बोलना चाहिए? सब लोग हैं मेरे साथ इसमें, किसी को तो पंगा नहीं है ना? नोबडी हैज अ पंगा इन दिस, राइट? बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अनार जलाने के लिए तैयार हैं आप? अनार जलाने के लिए तैयार हैं? मस्त है ना अनार? तैयार ऑल ऑफ यू? 1 2 ACW CW, 1 2 CW ACW। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, घड़ी देख के लिख रहा हूं, ठीक है? और तुम तुम्हारे सर सर कहां पे भी ACW लिखते हो, कहीं पे भी CW लिखते हो, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ACW और कहीं पे भी ये लिखते हो। घड़ी देखो, घड़ी CW ACW। अनार जलाएं बेटा, अभी तुम बच्चे हो इसलिए तुम अनार जला रहे हो। थोड़े बड़े हो जाओगे दिमाग में अनार जलाना, ठीक है? अभी बच्चे हैं तो अपन इसमें अनार जलाएंगे, और अपन अनार इन लोग में नहीं जलाएंगे जिनको अपन ने बाय बाय बोला, उन लोग पे अनार नहीं जलाने का, ठीक है? बाद में तुम बड़े हो जाएंगे तो तुम अपने दिमाग में अनार जलाएंगे, ठीक है? चलो, मुझे ऐसा लगता है कि 3 न्यूटन फोर्स के लिए CW को चूज करना चाहिए, ACW को नहीं चूज करना चाहिए। क्या बोलती है, क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है? 3 न्यूटन के फोर्स के लिए CW अपने को पहले पहुंचाएगा बी पॉइंट के पास। क्या लगता है पब्लिक को? तो आधे लोग तो इसी बात से कंफ्यूज है, पहले पहुंचाएगा मतलब क्या सर? सम पीपल पहले पहुंचाएगा मतलब क्या? देख ऐसा, ये डिंग, ये ऐसा आएगा, डिंग। देखा, ACW में ज्यादा टाइम लगा ना तेरे को, और CW में तो जल्दी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए तूने CW को चूज किया, समझा? अच्छा चल बता, 4 न्यूटन के लिए, 4 न्यूटन 4 न्यूटन, CW ACW CW ACW, 4 न्यूटन 4 न्यूटन। कम ऑन है, कम ऑन है, 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है।
8 न्यूटन है, 8 न्यूटन है। 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन है। देखा, देखा, एकदम मज्जानी लाइफ, एकदम मज्जानी लाइफ। नहीं रे, ट्रेन में वेंडर की तरह नहीं, वो टिकट ब्लैक करते ना, टिकट ब्लैक करते ना वो लोग मूवी थिएटर के बाद। 250 का 3, 250 का 3, 250 का 3। एक्चुअली वहां से शुरू हुआ था वो टिकट जो ब्लैक करते हैं ना मूवी, वो लोग ऐसे चिल्लाने के, फिर वहां से सब लोगों ने एक्सेंट पकड़ लिया हो। कोई बात नहीं, मजा तो आ रहा है पर। अब बेटा तुमने आर गलत बताया तो मैंने तुमको बहुत मारना है। 3 न्यूटन के लिए सबको तैयार होना है। 3 न्यूटन के लिए सी डब्ल्यू का डायरेक्शन चूज किया गया है, -3 इन टू, ये पॉइंट का नाम ए था ना बे, इनटू ए बी। बराबर चूज किया है कि नहीं, बराबर चूज किया है कि नहीं, बराबर चूज किया है क्या? ए बी डिस्टेंस 3 न्यूटन के लिए एकदम बराबर है। तुम इस बात पे एग्री करते हो सब लोग? ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस पॉइंट दैट 3 न्यूटन ए बी बराबर है, क्योंकि 3 न्यूटन एक वर्टिकल फोर्स है और ए बी डिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मजा आ रहा है। 7 न्यूटन वाली फोर्स के लिए एसीडब्ल्यू डायरेक्शन चूज किया गया है, +7 इंटू, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं डी, द डिस्टेंस विल बी डीबी, यानी कि 5 एग्जैक्टली सेंटर में पड़ा है ना 7 न्यूटन। देख लो, देख लो, फोर्स और एओआर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लो, डीबी परपेंडिकुलर है 7 न्यूटन को। अगली फोर्स के लिए तैयार? 4 न्यूटन फोर्स एसीडब्ल्यू डायरेक्शन ले रहा है, +4 न्यूटन, डिस्टेंस विल बी सीबी। 8 न्यूटन, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ई, 8 न्यूटन भी एसीडब्ल्यू ले रहा है, +8 न्यूटन एंड द डिस्टेंस विल बी ईबी। और कोई बचा ही नहीं। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। डीबी 5, ईबी भी 5, सेंटर में लग रहा था, काम खत्म। आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या बोलते, मजा आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है? एकदम कड़क? कोई नहीं समझाएगा, मैं लिख के देता हूं तुमको, तुमको मैं लिख के देता हूं। बस बेटा टॉर्क लगाना सीख जाओ, लॉज ऑफ मोशन में तुम्हारे मजे आ जाएंगे तुमको। बस टॉर्क लगाना सीख जाओ, बस 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 टॉर्क लगाना सीख जाओ। क्या बोलता है, न्यूमेरिकल हो जाए? करेगा न्यूमेरिकल करेगा? हाँ, क्या सब लोग का रिप्लाई नहीं आता है रे? करेगा? पक्का करेगा? ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन का अभी तक का पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन, ठीक है, पहला। टेंशन मत ले, इस न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम को भी शामिल कर लेंगे। और इक्विलिब्रियम में डरने की बात नहीं है, इक्वेशन लिखने का, इक्वल टू 0 मारने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। एक मिनट खाली मैं टेक्स्ट बुक खोल लूं और मैं पेज नंबर देख लूं। अरे क्यों ना मैं इसको ही शामिल कर लूं। एक मिनट है क्लास। किधर किधर है, किधर है? आ, ठीक है, बढ़िया है।
और ये हो गया। क्या सब लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? शुरू करें? 4.10 न्यूमेरिकल को हम पढ़ेंगे ध्यान से। कृपया इस बात को ध्यान दीजिए कि डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं दिया हो सकता है, इसलिए जरा डायग्राम में ध्यान दीजिए। अ यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक of mass 30 kg is supported symmetrically by two light identical cables. सीधा सीधा बोलना कि झूला है। इतने लाइन को सिंपल से बोलता था 30 किलो का झूला है। नहीं दिख रहा तुमको? झूला नहीं दिख रहा? बोल दो नहीं दिख रहा झूला। ये दिख रहा है? ये दीवार है, ठीक है। ये देख, दो रस्सी बांधी उसने, ये रस्सी और ये वुडन का प्लैंक। दिखा झूला? दिखा किसी को? किसी को झूला दिखा? ये जो वुडन का प्लैंक तुमको दिख रहा है, ये वुडन का प्लैंक है 30 किलो का। ये वुडन का प्लैंक है कितने का? 30 किलो का। ये देख लिखा उसने 30 किलो, बराबर। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। ईच कैन सस्टेन अ टेंशन ऑफ 500 न्यूटन। आइला, टेंशन क्या होता है रे? टेंशन बोले तो रस्सी में आने वाला तनाव। रस्सी में आने वाला क्या? तनाव। कभी रस्सी खींच खेला है? कभी रस्सी खींच खेला है? यहाँ पे पूरी 10 पब्लिक, यहाँ पे पूरी 10 पब्लिक एकदम रस्सी को इधर से ये इधर खींच रही है, पब्लिक इधर खींच रही है। क्या ये रस्सी में खिंचाव आता है? क्या ये रस्सी में तनाव आता है? उस तनाव को बोला जाता है टेंशन। क्वेश्चन बोलता है कि ये रस्सी 500 न्यूटन का टेंशन झेल सकती है। एक रस्सी 500 न्यूटन का टेंशन झेल सकती है। टेंशन जब भी आप बनाएं, टेंशन का एरो मार्क आप जब भी बनाएं, तो आप उसको अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाएं। रस्सी में बनाएं पर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाएं। ऑब्जेक्ट कौन है रे बाबा? हु इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द प्लैंक। ये वो प्लैंक है जिसको रस्सी ने पकड़ के रखा है, ठीक है। तो आप अगर रस्सी में तनाव का एरो बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप वो एरो को आपके इस ऑब्जेक्ट से अवे बनाएं। ऐसा ऐसा बनाने का। T1 इसमें टेंशन लग रहा है, T2। हरदम ये बात याद रखने का, टेंशन हरदम ऑब्जेक्ट से अवे बनाने का। और ये दोनों टेंशंस मैक्सिमम 500 झेल सकते हैं ईच। मतलब ये 500 न्यूटन झेल सकता है, ये 500 न्यूटन झेल सकता है। अगर अगर इस प्लैंक के ऊपर कोई आदमी बैठा, प्लैंक पहले से ही 300 न्यूटन का है। 30 केजी मतलब 300 न्यूटन होता है। आई होप आपको पता है कि जब आप वेट निकालते हैं, तो इट इज m इंटू जी। तो वेट कैसे होगा? 30 किलो इंटू जी। उसने क्वेश्चन में 10 लेने के लिए बोला है, तो 30 इंटू 10 होता है 300 न्यूटन का वजन। और तुम्हें मैंने बताया था कि वेट आप जब भी बनाओ, तो वेट एक्ट्स कहां पे रे? वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। नीचे की तरफ बनाने का, वेट की तरफ बनाने का, नीचे की तरफ बनाने का। तो रस्सी का वजन नीचे की तरफ बन रहा है। ये देखो 300 न्यूटन नीचे की तरफ बनाया, ये टेंशन ऊपर की तरफ बनाया। टेंशन बनाने का फिक्स तरीका यही होता है, वेट बनाने का फिक्स तरीका यही होता है। तुम्हारी मर्जी से किधर भी वेट और किधर भी टेंशन नहीं बना सकते तुम। वेट हरदम नीचे की तरफ बनाने का।
आफ्टर टाइंग द केबल्स आर एग्जैक्टली वर्टिकल एंड आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। तो आप देख सकते हैं दोनों केबल के बीच में 2 मीटर का गैप है, ठीक है। अ बॉय ऑफ मास 50 किलो, अच्छा अभी एक लड़का भी है 50 किलो का, वो देखिए लड़का दिख रहा है देखो 50 किलो का। तो 50 किलो नहीं लिखा अपन ने लिखा 50 न्यूटन, 500 न्यूटन। क्यों? क्योंकि W बराबर 50 किलो मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस बिकम्स 50 का 500 न्यूटन। तो देख लड़के का वजन भी नीचे की तरफ बनाया उसने। ये 300 न्यूटन किसका वेट है रे बाबा? वुडन प्लैंक का। 500 न्यूटन किसका वेट है रे बाबा? उस लड़के का, ठीक है। अब लड़का क्या कर रहा है? लड़का बोलता है नहीं मैं एक जगह पे नहीं बैठूंगा। लड़का क्या बोलता है? लड़का स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक इज इंटरेस्टेड इन वॉकिंग ऑन द प्लैंक। लड़का बोलता है नहीं अपन इस सेंटर पे नहीं बैठेगा, अपन ये प्लैंक में चलेगा। तो क्वेश्चन है कि हाउ फार कैन ही वॉक, वो कितनी दूरी तक चल सकता है सेंटर से। वैसे क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछ रहा है, हाउ फार कैन ही वॉक? क्योंकि अगर ये लड़का इस वुडन प्लैंक के एक कोने में आ जाएगा तो ऐसा पॉसिबल है कि ये रस्सी टूट जाएगी, और अगर ये रस्सी टूट गई तो ये प्लैंक नीचे गिर जाएगा। पॉसिबल है कि नहीं? सेंटर में बैठेगा तो दोनों रस्सी मिलके उसका वजन झेल पाएंगे। एक कोने में चल के आ जाएगा तो एक आधी रस्सी अकेली इतनी वजन को नहीं झेल पाएगी और रस्सी टूट जाएगी। इसलिए पूछता है हाउ फार कैन ही वॉक। क्या बोलती है पब्लिक? मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन समझा तुम लोग को? बोलो क्वेश्चन समझा? तैयार? क्वेश्चन समझा है सब लोग को? तैयार? डायग्राम जरा मैं वापस आपके सामने पेश करना चाहूंगा। थोड़ा मैं बनाता हूं डायग्राम, जरा इस बात को ध्यान से सुनना। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आपका वो दीवार जिसपे आपका झूला लटक रहा था, ठीक है। फिर उसके साथ अपन लोग नीचे 2 रस्सी बना ले क्या? ये ऐसा अपन एक रस्सी इधर बनाते हैं, ठीक है, और अपन एक रस्सी इधर बनाते हैं। भूलने का नहीं है, दोनों रस्सी के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस था, ऐसा क्वेश्चन खुद ही बोला। तो दोनों रस्सी के बीच में मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस बना दिया। अब इधर एक वुडन प्लैंक बना दो, तो अपन एक ऐसा वुडन प्लैंक ऐसा बना देते, ठीक है। थोड़ा ऐसा इधर से बाहर ऐसा, ठीक है। ये वुडन प्लैंक, थोड़ा 3D इफेक्ट देते हैं इसको ऐसा, है? ऐसा ये अपना वुडन प्लैंक, ठीक है। अब समझना क्या है कि वुडन प्लैंक खुद 300 किलो का था, सॉरी 30 किलो का था। तो जब तुम वुडन प्लैंक का वजन इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इस प्लैंक का सेंटर पकड़ना पड़ेगा। प्लैंक का सेंटर पकड़ो, नीचे एक एरो मार्क लेके जाओ, लिखो W बराबर 300 न्यूटन। सेंटर पकड़ के करना। तुमने ये वजन किसका लिखा? वुडन प्लैंक का लिखा ना, तो वुडन प्लैंक का सेंटर पकड़ो, नीचे लेके आओ एरो, उसका वजन लिखो। आदमी, वो जो लड़का था, हो सकता है वो चलते चलते यहां तक पहुंच गया हो, ये यहां तक वो पहुंच गया, ठीक है। तो अभी ये लड़के का खुद का सेंटर पकड़ो, क्योंकि अपन लड़के का वजन लिख रहे हैं, तो लड़के का सेंटर मतलब वो खुद ही सेंटर है। लड़का इतना बड़ा थोड़ी है लड़का कि उसका सेंटर अलग से कहीं पे होगा। एक वुडन प्लैंक थोड़ा बड़ा है ना, तो उसका सेंटर कहीं और हो सकता है। ये अपन ने लड़के का सेंटर पकड़ा। लड़के का वजन कितने का बाबा? लड़के का वजन 500 न्यूटन का। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। रस्सी में तनाव लग रहा है, तो रस्सी में तनाव किसकी वजह से लग रहा है? रस्सी में तनाव लग रहा है नीचे पड़े हुए 2 ऑब्जेक्ट की वजह से। तो आप क्या करो, ऊपर एक एरो मार्क बनाओ, लिखो T1, ऊपर एक एरो मार्क बनाओ, लिखो T2। दोनों रस्सी में 2-2 तनाव तुमने बना दिए। तनाव बनाने का डायरेक्शन देखा तुम लोगों ने? रस्सी में तनाव बनाना है ऑब्जेक्ट से दूर, रस्सी में तनाव बनाना है ऑब्जेक्ट से दूर। अदनान का सवाल है 30 kg का क्या हुआ? बेटा 30 kg इंटू 10 इज 300 न्यूटन।
आप जब डायग्राम में मास नहीं बनाते, आप डायग्राम में फोर्स बनाते हो। फोर्स इज योर वेट। तो 30 किलो को अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया और अपन ने 300 लिखा, तो डायग्राम में तुमको 300 दिखा। आदमी का वजन कितना था? 50। डायग्राम में 50 किलो नहीं लिखने का। वैसे आदमी का वजन 50 किलो था, तो आदमी का अगर वजन 50 किलो था तो 50 इंटू 500 बराबर। और एक बात मत भूलना, और एक बात मत भूलना कि ये रस्सी दोनों टेंशन कितना झेल सकती हैं? 500 500 का झेल सकती हैं। अगर 500 से ज्यादा झेला तो टूट जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करूं? क्वेश्चन स्टार्ट करूं क्या? कैन आई स्टार्ट द क्वेश्चन? टिल नाउ एनी मोर डाउट्स यू हैव? कैन आई स्टार्ट द क्वेश्चन? एवरीबॉडी गिव मी यस और नो फॉर द क्वेश्चन। बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, तुम ये चाहते हो कि रस्सी टूटे, कि तुम ये चाहते हो कि रस्सी ना टूटे? क्या चाहते हो तुम? रस्सी टूटना चाहते हो कि रस्सी ना टूटना चाहते हो? बोलो, रस्सी टूटे कि ना टूटे? ना टूटे। You don't want the string to break, right? If you don't want the string to break, I think you are praying for an equilibrium condition, है ना? अगर तुम नहीं चाहते कि रस्सी टूटे, इसका मतलब तुम चाहते हो ना कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब तुम चाहते हो ना कि सिस्टम रेस्ट पे रहे। बोलो, यही चाहते हो ना तुम कि सिस्टम रेस्ट पे रहे? और अगर सिस्टम रेस्ट पे रहेगा तो तुम ये फॉर्मूले लगा सकते हो, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और क्या लगा सकते हो तुम? और क्या फॉर्मूले बताए थे मैंने? सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0। ये चार तुम लगा सकते हो। टाउ लगाना तुम्हें आता है, तुम्हें अभी अभी सिखाया। बस एक्स और वाई लगाना सिखा देता हूं, तुम मस्त हो जाओगे। पहली बात तो, इस पूरे जगह पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी फोर्सेस वाई एक्सिस में ही आपको दिखेंगे। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स का इस्तेमाल यहां नहीं हो सकता, सिग्मा एफ ऑफ जेड का इस्तेमाल भी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में नहीं दिखाई देगी। यानी कि यहां पे आप ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। सिग्मा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 और टाउ लगा के इक्वल टू 0। कैसे लगाना है, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। देखो, टी नाम की जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप जानते हो कि ऊपर की तरफ जाने वाली चीजें पॉजिटिव होती है। T2 ऊपर जा रही है, पॉजिटिव। W इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। W1 नीचे जा रहा है, माइनस W1। W2 नीचे जा रहा है, माइनस W2। हो गए सारे y एक्सिस की फोर्सेस इक्वल टू 0। डन। चेक करो, चेक करो। ये मैंने क्या लगाया? सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये वाली टेक्निक मैंने यहां पे लगाई है। T1 को पॉजिटिव क्यों लिया? ऊपर है। T2 को पॉजिटिव क्यों लिया? ऊपर है। W1 को माइनस क्यों लिया? नीचे है। W2 को माइनस क्यों लिया? नीचे है। इक्वल टू 0। काम हो गया। यहां तक किसी को समझा? किसी को समझा? मैंने यहां पे सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कैसे लगाया? किसी को समझा कि नहीं समझा? सिग्मा एफ ऑफ वाई क्या बोलता है? वाई एक्सिस में सारी फोर्सेस का सबमिशन इक्वल टू 0 होगा। तो वाई एक्सिस में कितनी फोर्सेस है? 4 फोर्सेस तुम्हें वाई एक्सिस में दिख रही हैं। एक T1 है, एक T2 है, एक W1 है, एक W2 है। तो चारों को तुम्हें ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऐड करो। ऊपर वाली फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे वाली फोर्सेस नेगेटिव। ऐड कर दिया, इक्वल टू 0 कर दो। अब T1 प्लस T2 कितना लिख सकते हो? W1 प्लस W2। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 300 प्लस 500 कितना होता है? 800 न्यूटन। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। माना? डन। डन डनाडन डन डनाडन, बोल दो बोल दो बोल दो, डन है। आगे बढ़ू? कैन आई मूव फॉरवर्ड?
टॉर्क लगाने का समय आ गया है। अगला इक्वेशन है टॉर्क एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी अगली इक्वेशन तुम्हें बना के देगा, ठीक है, ये तुम्हें तुम्हारी अगली इक्वेशन बना के देगा। इसने तुम्हें तुम्हारी पहली इक्वेशन बना के दी है और अब तुम्हें ये बंदा तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बना के देगा। टॉर्क का इक्वेशन लगाओ और इक्वल टू 0 कर दो। टॉर्क लगाने के लिए एक जगह चूज करनी पड़ेगी तुम्हें। कौन सी जगह तुम चूज करना चाहोगे? पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। ऐसा समझो कि ये लड़का सेंटर से चलते हुए एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। अगर ये लड़के ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो ये रस्सी टूट जाएगी। हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन ने खुद ही तुम्हें पूछा था हाउ फार कैन ही वॉक, सेंटर से। तो हमने ऐसा मान लिया कि सेंटर से वो एक्स डिस्टेंस तक चल सकता है। अगर वो एक्स डिस्टेंस से और थोड़ा आगे चलेगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो हमें ये एक्स डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तुम टॉर्क कहां लगाना चाहोगे? वेयर वुड यू लाइक टू अप्लाई टॉर्क? ए पॉइंट पे लगा ले। कैन वी अप्लाई टॉर्क ऑन ए पॉइंट? लगा ले। तैयार सब लोग? लगा लू टॉर्क एट पॉइंट ए। तैयार? कौन सी फोर्स को बाय बाय बोलना पड़ेगा? टॉर्क एट पॉइंट ए अगर मैंने लगाया, कौन सी फोर्स को बाय बाय बोलना पड़ेगा? कम ऑन एवरीबॉडी। टॉर्क पॉइंट ए पे लगाया तो कौन सी फोर्स को बाय बाय बोलना पड़ेगा? कम ऑन यार, कोई फोर्स है जो ए से पास हो रही है? इज देयर एनी फोर्स विच इज पासिंग थ्रू ए? इज देयर एनी फोर्स विच इज पासिंग थ्रू ए? अमन, अमन आंखें खोल और देख। सब लोग आंखें खोलो और देखो। ए पॉइंट से T1 पास नहीं हो रहा क्या? T1 वाली फोर्स जा नहीं रही ए पॉइंट पे? दिखा कि नहीं दिखा किसी को? कमाल करते हो यार तुम लोग। दिखता है कि नहीं T1? तो T1 को कैंसिल मारने का, T1 नहीं लेने का। तैयार? तैयार? अनार, अनार अपने दिलों में जलाओ। अनार अपने दिलों में जलाओ। W1 के लिए कौन सा डायरेक्शन होगा? अनार अपने दिलों में जलाओ। W1 के लिए कौन सा डायरेक्शन होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। W1 के लिए CW डायरेक्शन होगा। W1 के लिए CW डायरेक्शन होगा। अनार जलाया, दिल में अनार जलाया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इक्वेशन लिख रहा हूं, माइनस W1 इंटू, कोई बताएगा W1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? W1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? W1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम AB है। एग्रीड? AB है, AB, 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 पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। W2 के बारे में तुम्हारी क्या कहानी है? W2 के बारे में क्या है? W2 का डायरेक्शन बताओ। W2 भी माइनस में होगा। W2 का होगा AB प्लस एक्स, दैट इज AC। AC इज AB प्लस एक्स। यहां से डिस्टेंस नापना है ना, यहां से डिस्टेंस नापना है। तो C पॉइंट का डिस्टेंस इज AB प्लस एक्स बराबर T2। अनार जलाओ, T2 में अनार जलाओ, T2 में अनार जलाओ, T2, 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 T2 में अनार जलाओ। प्लस T2, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस AD इक्वल टू 0। पुट करो सारी की सारी वैल्यूज। माइनस W1 इज 300, AB विल बी 1। कैसे AB 1 आएगा? क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस 1 मीटर का ही होगा। माइनस W2 कितना है? 500, 1 प्लस एक्स। T2 कितना था? T2 उसने बोला था 500 लेने के लिए, बराबर इंटू 2, AD इज 2 इक्वल टू 0। माइनस 300 माइनस 500 माइनस 500x प्लस 1000 इक्वल टू 0 बराबर 300 और 500 800। 800 में से जाएगा 1000, 200 बचेगा। प्लस 200 उस साइड जाएगा, माइनस 200 बचेगा।
ठीक है, यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा 2/5, राइट, यानी कि x आएगा 0.4 मीटर। काम खत्म। आप टेक्स्ट बुक के साथ मैच करके देख सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे इस वाली इक्वेशन का कोई यहां पे इस्तेमाल हुआ ही नहीं, कहीं यूज किया इसका इस्तेमाल, कहीं नहीं हुआ, पर फिर भी हमने इसलिए ये चीज निकाली ताकि आप ये बात को समझ सके कि सिग्मा एफ ऑफ वाई कैसे लगाते हैं। बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझो अपन ने ये वाला स्टेप कर दिया, ठीक है, पर टॉर्क वाला स्टेप तो आपको समझ में आना चाहिए। एंड इफ यू रियली वांट टू सी हमने कितनी मेहनत की आज के लेक्चर में, यही न्यूमेरिकल जरा टेक्स्ट बुक से देख लो, देख लो टेक्स्ट बुक से जरा ये न्यूमेरिकल, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई को इंटरेस्ट ही नहीं है बताने में कि ये चीज ऐसी क्यों होती है, माइनस साइन कहां से आया, प्लस साइन कहां से आया, नो इंटरेस्ट, डायरेक्ट इक्वेशन यू कैन चेक इन द टेक्स्ट बुक। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तुम्हें लगता है ना, इसको एक बार तुम्हें घर पे आज प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर तुमने आज ये लेक्चर पूरा का पूरा प्रैक्टिस नहीं किया बेटा, तो कल के लेक्चर में आना ही मत, भूल जाओ कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम सेंटर ऑफ मास तो करेंगे ही, पर इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। तो अगर यू आर कंफर्टेबल विद अप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स, देन ओनली यू कैन गो फॉरवर्ड। गॉट इट? अरे गॉट इट क्या एवरीबॉडी, पक्का? चलो मिलते हैं क्लास फिर अगले लेक्चर में, ठीक है, चलो बाय।